हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज को। उसके तहत हम मॉडल आंसर के थ्रू मेंस के अपने आंसर राइटिंग कैसे करने हैं, उसके लिए हमारे एथिक्स की यानी कि GS4 की कॉपी देख रहे हैं और उसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए संहारक है जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करें। तो इसको आपको 150 वर्ड में लिखना है और ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। ठीक है, मैंने इसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के पीवाईक्यू शामिल करे हैं। ठीक है, तो इसमें घृणा और व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण दोनों के लिए संहारक है और जो कि अंततः राष्ट्र के चित्त को विषाक्त करती है। आप इस विचार से सहमत हैं? सहमत हैं क्या है? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करो। तो ओवरऑल घृणा के बारे में लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका इंट्रो इसमें कैसे लिखा गया है। महात्मा गांधी का एक कोटेशन लिखा गया है कि घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है, यह सार्वकालिक नियम है। महात्मा गांधी। आप इस टाइप का कोटेशन जब लिखते हैं अपने इंट्रो में, वो भी महात्मा गांधी जैसे विचारक के का जो कथन होता है वो, तो इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और भी अच्छा अगर आपको इम्पैक्ट डालना तो आप अगर ये भी लिख बता पाएँ कि ये जो भी आप कोट लिख रहे हैं वो उनकी किस किताब से कब लिखा गया है, तो इससे मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है मेंस की। ठीक है, तो और आप लोग क्या करिए, जैसे मैं आपको बहुत सारे मॉडल आंसर ये सब करा रहा हूँ, तो इसके थ्रू जो भी इसमें कोटेशन उदाहरण वगैरह आते हैं एथिक्स में खास करके, तो उसको आप लोग नोट डाउन करिए अपनी जो भी आपने कॉपी बना रखी है उसमें। तो ये वाला आप लिख लीजिए कि जब भी कभी घृणा की बात आएगी, चाहे एथिक्स के आंसर में आए चाहे आपके एस्से में आए, वहाँ पे आप इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, या इवन मान लो आप हिंदी में उदाहरण वगैरह लिखने उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप फ्लो चार्ट और डायग्राम कैसे घृणा, तो ठीक है, देखो घृणा कैसे आपको बताना है कि बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए खराब है और राष्ट्र के चित्त को विषाक्त करती है। और फिर प्रेम कैसे उसके विपरीत है। तो घृणा से क्या होता है, एक तो अपमान होगा आपका, गुस्सा भी आएगा, असुरक्षा की भावना रहेगी आपको और आत्मविश्वास में कमी होगी। इसके विपरीत प्रेम को अगर देखें तो इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, सत्यनिष्ठा होगी आपकी, बेहतर इंसान आप बनेंगे और आत्मसम्मान को प्राप्त करेंगे। तो आपने इन दोनों को मतलब पुराने उस पैटर्न में दिखा दिया कि घृणा से कितने नुकसान हो सकते हैं और प्रेम से फायदा। अब हम देखते हैं क्या लिखा है कि घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए संहारक है जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती। अब आपको एग्जाम्पल देना है कैसे, ये बात आप इससे सहमत हैं? अब आप प्रूफ कैसे करेंगे? जैसे हिटलर द्वारा यहूदियों के प्रति उसकी घृणा ने उसकी बुद्धिमत्ता व अंतःकरण पर पर्दा डाल दिया था, जिस कारण जर्मनी में यहूदियों के प्रति नरसंहार की घटनाओं को बढ़ावा मिला। क्या शानदार एग्जाम्पल आपने घृणा का दिया यहाँ पे हिस्ट्री से लेते हुए। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल आप देंगे कि मध्य एशिया में आतंकी संगठनों की संकीर्ण व घृणित भावना ने मानवता के समक्ष संकट पैदा किए। ये तो आप मध्य एशिया में जो आतंकवादी ISIS वगैरह का एग्जाम्पल देके आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार आप ये एग्जाम्पल दे करके इस बात को प्रूव कर रहे हैं। फिर अगला है, हमारे देश में घटित होने वाले सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक वर्ग की दूसरे वर्ग के प्रति घृणा की भावना जो संपूर्ण राष्ट्र के चित्त को विषाक्त करती है। तो जो भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हालिया में अगर कहीं दंगा हुआ तो आप उसका कोट एंड कोट मतलब नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत लेटेस्ट वाला लिखना रहेगा। फिर अगला एक और एग्जाम्पल है कि समाज में महिला अत्याचारों के पीछे भी कुछ लोगों की संकीर्ण घृणित मानसिकता होती है जो देश की स्वच्छ सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो ये सारे कारण आपने लिख दिए। अब इसका समाधान क्या हो सकता है उसको हम देखेंगे और समाधान को आप इस तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, जैसे नैतिक शिक्षा जो है उसको अनिवार्य किया जाए। हालांकि जो नई शिक्षा नीति मेरी 2020 आई है उसमें इसको अनिवार्य बनाया भी गया है। ठीक है, अगला है योग। योग को बढ़ावा दिया जाए, कानून व नियमों का पालन कराया जाए, मूल कर्तव्यों का पालन किया जाए, सामाजिक सद्भाव की भावना विकसित हो और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाए। तो ये सारे इतने मतलब समाधान है जिससे आप घृणा को कम कर सकते हैं। याद रखिएगा एथिक्स का आंसर है, इसमें आप लॉजिकली और खासकर आपको जो समाधान सुझाने हैं वो कानूनी वाले या GS2 वाले जो आंसर हैं आपके संविधान वाले कानून वाले, उन सबको आंसर में नहीं लिखना है। मतलब थोड़ा बहुत लिख देना कानून या नियमों का पालन कराया जाए, लेकिन मेनली आपके जो पॉइंट्स रहेंगे वो एथिक्स वाले बेस्ड रहेंगे।
अब अंत में आप कंक्लूजन कर देंगे कि अतः कहा जा सकता है कि घृणा व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज है जो समाज व देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा है। अतः मानव के मस्तिष्क में प्रेम व अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का समावेश करना चाहिए। तो ये इंट्रो भी उसी तरह से ये वे फॉरवर्ड लिख दिया गया, ठीक है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें आपको संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या हैं, क्या उन्हें सीखा जा सकता, विवेचना करनी। दोस्तों मैं आप सबको मेंस के ये सारे आंसर करा रहा हूँ, ये तो मॉडल आंसर हैं, टॉपर्स की कॉपियों से हैं। और इसके बाद मैं जैसे हमारे ये सब कंप्लीट हो जाएंगे मॉडल आंसर टॉपर्स कॉपी वगैरह, फिर मैं आपको PYQs कराऊंगा 2018 से लेकर के 23 तक के, उसमें हिंदी को भी हम शामिल करेंगे। और ऐसे तो आपको पता है कि हर सप्ताह में ऐसे के आपको 2 लेक्चर मिल रहे हैं ऑलरेडी, तो एक सप्ताह में 2 ऐसे मैं आपको मॉडल ऐसे के रूप में ऑलरेडी प्रोवाइड ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को देखने में ये आंसर भले ही बहुत इजी लग सकते हैं, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे, अब मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आपको बताते जा रहा हूँ, जो भी चीज़ें नोट डाउन करने वाली वो भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको देखने में लगता होगा बहुत आसान है। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो 25 में मेंस लिखेंगे, 26 में लिखेंगे, या फिर इस साल लिखेंगे, अभी रिजल्ट आने के बाद कंफर्म हो जाएगा, या जो इनके नंबर भी ज़्यादा बन रहे हैं तो वो सब लिखने वाले ही हैं। तो आपने अगर आंसर राइटिंग नहीं शुरुआत करी है, या मतलब खुद पेन उठा के सिंपल आपके आगे सिर्फ और मेंस लिखने वाली कॉपी है और क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और आप अपने दिमाग से सोच सोच के अगर आंसर नहीं लिख रहे हैं, तो आपको अभी ये देखने में भले आसान लग रहा हो, जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको आंसर जो है दिमाग में आने नहीं लगते हैं पॉइंट। ये देखने में तो बहुत आसान लग रहे हैं कि इतने पॉइंट हम लिख देंगे और ये ऐसे बना देंगे, पर वहाँ पे पॉइंट आते नहीं, दिमाग से गायब हो जाते हैं। और फिर मेन एग्जाम में तो और, क्योंकि आपको ऊपर समय का प्रेशर रहता है, 7 मिनट 6 मिनट 10 मिनट में आंसर कवर करना, कंप्लीट करना रहता है, और 20 क्वेश्चन लिखने रहते हैं, उंगलियों की नसें सूजने लगती। तो उसके लिए प्रैक्टिस भी आप करते रहिए। मैं इसी टाइप से आंसर राइटिंग करता हूँ और आप सबको भी कराऊंगा इसी तरह से, ठीक है। तो ये सब मतलब बताता रहता हूँ ताकि आप लोग भी करें, जो लोग नहीं कर रहे हैं देख देख कर ये न समझे कि हाँ बहुत इजी है, तो खुद से करना आपको खुद ही पड़ेगा, जो भी जैसे है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग जहाँ से भी जैसे भी कर रहे हैं करें, उसका मूल्यांकन किसी से करवाएं, ठीक है। तो मतलब किसी से करवाएं मूल्यांकन, अच्छे से जो मूल्यांकन कर लेता हो, और वही लोग से कराएं जिन लोग ने UPPCS या फिर UPSC के मेंस दिए हों, मेंस क्वालिफाइड हों, ठीक है। मतलब एक आध बार कम से कम उन्हीं लोग से कराए, जो लोग खाली ये नहीं कि तैयारी कर रहे हैं उनसे आप कराने लगे, वैसा नहीं कराइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं इन सब की PDF डाल देता हूँ, मुझे भी मैसेज करें वहाँ पे। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों का एक आंसर राइटिंग का ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप रहेगा, तो उसमें वो सिर्फ वही लोग जोड़ेंगे जो लोग इस साल मेंस दे रहे होंगे, ठीक है। और उनका कॉपी इवेल्युएशन मैं खुद अपने हाथों से कर दिया करूँगा, ठीक है। मैंने भी UPSC के मेंस लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, मतलब क्योंकि मैं ज़्यादा जनरली अपने बारे में बात नहीं करता हूँ, किसी भी वीडियो में नहीं बताता हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैं खुद भी मतलब अपने हाथों से उन कॉपियों को चेक करूँगा अच्छे से। तो अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करें वीडियो के सेक्शन में चाहे टेलीग्राम पे, तो मैं ये एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें उन्हीं लोग को जोड़ूंगा जो लोग सीरियसली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो आपको 2 या 3 या 4 क्वेश्चन जैसे भी बनेगा, उस तरह से सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज हम उन क्वेश्चंस को लेंगे और आप लोग आंसर लिख के भेजेंगे। मैं उसको सबसे पहले क्या करूँगा, आप कॉपी चेक करके आप जो लोग भी भेजेंगे उन सबको भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद उन सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए मैं मतलब उसका एक मॉडल आंसर खुद अपने हाथों से लिखूंगा। मैं मतलब वैसा वाला मॉडल आंसर नहीं दूंगा जैसा सारे लोग दे रहे हैं मार्केट में, आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि वो छपा छपाया मॉडल आंसर आपको दे देते हैं। आंसर राइटिंग, देखो मॉडल आंसर का मतलब होता है कि आपका आंसर छोटा हो और हाथ से लिखा हुआ, क्योंकि उससे इम्पैक्ट पड़ता है। मेन एग्जाम में आपको प्रिंट किया हुआ आंसर लिख के नहीं आ सकती, वहाँ पे आपको इसी टाइप का आंसर चाहिए जो हाथ से लिखा हुआ हो और छोटा छोटा रहे, क्योंकि और मॉडल आंसर में जनरली लोग फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह नहीं बनाते हैं। तो मेरा आंसर का मतलब ये सब रहेगा जैसे इसमें बना रहता है, ताकि आप वो वहाँ सब एज इट इज़ उसको जा करके बनाएं, ठीक है। आप लोग के आंसर में जो भी पॉइंट रहेगा, या मान लो किसी के आंसर आपने लिखा फला चीज़ की परिभाषा, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा आंसर कॉपी चेक करते समय कि हाँ इनकी ये परिभाषा भी आप लोग ऐड करें। तो उसके एवेल्युएशन पे आप लोग उनके पॉइंट्स को अपने कॉपी में लिखते रहेंगे। तो हमारा मेंस का ये प्लान है, बाकी आप लोग बताएंगे कैसा क्या रहेगा, ठीक है। जैसा कमेंट करेंगे उस हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या हैं, क्या उन्हें सीखा जा सकता है, विवेचना करना है आपको। तो संवेगात्मक बुद्धि, चूंकि इसमें एक आपको एथिकल टर्म दे दिया गया है, ठीक है। तो एथिकल टर्म से आपको इसकी सबसे पहले इसके इंट्रो में कुछ और करना ही नहीं, इसकी परिभाषा लिख देना है कि संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य स्वयं की भावनाओं को, संवेगात्मक बुद्धि का मतलब वही वाली बात है इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं,
कि संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य स्वयं की भावनाओं को पहचानने तथा दूसरों की भावनाओं को समझने, फिर इस ज्ञान का उपयोग कौशल व समझदार तरीके से निर्णय व कार्य करने से। ये कितनी सिंपल भाषा में और अच्छी हिंदी में संवेगात्मक बुद्धि की अच्छी परिभाषा लिख दी गई है कि संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य स्वयं की भावनाओं को पहचानने तथा दूसरों की भावनाओं को समझने, फिर इस ज्ञान का उपयोग कौशल व समझदार तरीके से निर्णय व कार्य करने से। अब आप लोग जो भी अपनी एक एक कॉपी जो भी मेंस देने वाले लोग हैं, मेंस की अपनी कॉपी रखिए, उसमें एथिक्स का जो भी सेक्शन आप डिवाइड करें 25-30 पन्नों का, उसमें आपके एथिक्स के एग्जाम्पल परिभाषाएं वो सब आपको कोट एंड कोट एकदम लाइन टू लाइन रटी होनी चाहिए। रटी नहीं होंगी एग्जाम में आपके पास समय कम पड़ जाएगा, सोच के लिखेंगे। अब उसमें संवेगात्मक बुद्धि की ये परिभाषा आप नोट डाउन कर लो, और जब भी एग्जाम में आए, टेस्ट में कहीं दें, तो वहाँ पे क्वेश्चन रहे तो इसी को आपको एज इट इज लिख देना है कि संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य स्वयं की भावनाओं को पहचानने तथा दूसरों की भावनाओं को समझने, फिर इस ज्ञान का उपयोग कौशल व समझदार तरीके से निर्णय व कार्य करने से है। ठीक है। अब संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या होते हैं? एक तो होता है स्वजागरूकता। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी बहुत अच्छी है तो आप स्वयं के प्रति जागरूक रहेंगे। स्वप्रबंधन, ठीक है, स्वप्रेरणा, सामाजिक जागरूकता और संबंधों का प्रबंधन। आप संबंधों का अच्छा प्रबंधन कर लेंगे, सामाजिक जागरूकता भी आपकी रहेगी, स्वप्रेरणा से प्रेरित रहेंगे, स्वप्रबंधन कर लेंगे और स्व जागरूकता भी आपके अंदर रहेगी। तो ये संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक हो गए। अब अगला चलते हैं। अगला संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को सीखने की प्रक्रिया के, इसमें क्या है, क्या उन्हें सीखा जा सकता है, इसकी विवेचना करना है। ठीक है। तो संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को सीखने की प्रक्रिया के पक्ष में तर्क क्या क्या दिए जा सकते हैं? इसमें आपको क्या रहता है, एथिक्स के आंसर में जैसे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो लोग भी हमारा मेंस का जो भी हमने बात करी, वो जब हम शुरू करेंगे अपना प्राइवेट ग्रुप एक, ठीक है, तो उसमें न सिर्फ आपको जीएस के किसी भी पेपर में इस तरह की समस्या आएगी, बल्कि मैं आपको सारे पेपर्स जैसे दो या तीन या चार आपको मेंस डेली के आंसर तो लिखवाए जाएंगे अलग से। उसके अलावा मैंने बताया आपको हैंड रिटन में आंसर राइटिंग दी जाए, प्लस मैं खुद उनको चेक करूंगा, पर्सनल गाइडेंस दूंगा आपको, 1-to-1 भी मैं बात करूंगा आपसे। मैं आपको मतलब जूम मीटिंग वाली कॉल वगैरह मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, फिर कुछ लोग से ही बात हो पाती। मैं 1-to-1 ही आपसे बात करूंगा। मेरा नंबर रहेगा, एक एक लोग आप फ़ोन करेंगे, मैं पर्सनली आधे घंटे 1 घंटे जितना मांगेंगे मैं उतना दूंगा आप सबको। ठीक है। उसके अलावा आपको जैसे एथिक्स के हर एक टॉपिक से क्या क्या करंट का एग्जाम्पल है वो, ठीक है, और एथिक्स से रिलेटेड जो भी अलग अलग समाज में, देश में, दुनिया में घटनाएं घट रही हैं, उनका एक एक एग्जाम्पल, इन सब की परिभाषाएं, ठीक है, प्रॉपर चीज़ें, प्रॉपर। और इसके अलावा जीएस 1 से लेकर 6 तक जितना भी आप मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, कहाँ पे किस तरह से, सबका एक विवरण दिया जाएगा। प्लस 2018 से लेकर के 23 तक क्या आपका कंप्लीट मॉडल आंसर आपको हैंड रिटन वाले दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी हमारे कोर्स में, मतलब मेंस का जो भी रहेगा। ठीक है। तो बाकी आप लोग कमेंट करें तो बताएं कैसे क्या रखा जाएगा। ठीक है। और ये मतलब मेंस का, चूँकि आपको पता है मार्केट में बहुत महंगे महंगे कोर्स भी रहते हैं, और मैं आपको ही आज ही क्लियर कर दूं कि इसमें बहुत महंगा नहीं रहेगा। मतलब लोगों का तो आपने देखा होगा कितने, मतलब मेंस के जो एवरेज है लोगों का 5 से 7 हज़ार, ऐसे 9 हज़ार से कुछ लोग का भी है। हमारा जो कोर्स रहेगा वो मात्र 1,000 रुपये का रहेगा। मतलब आप 999 में मेंस का ये वाला बैच शुरू कर सकते हैं। और ये बैच, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका जो मेंस है वो थोड़ा सा लेट चला गया है। ठीक है। वैसे पहले ये संभावना थी कि ये अप्रैल में या मई में होगा, लेकिन अभी आपका 29 जून से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो मेरे पास अभी जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही ये बैच मैं शुरू करूँगा। ठीक है। क्योंकि अब 29 जून को होगा, रिजल्ट आपके फरवरी में आ ही जाना है। बहुत ज़्यादा लेट होगा तो 15 फरवरी के आसपास रिजल्ट आएगा। तो ये मैं अगर एवरेज जो डेट है, अगर 15 फरवरी मान के चलूँ, ठीक है, तो मैं इस कोर्स को जो है वो 21 फरवरी से शुरुआत कर दूँगा। मतलब जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद, जस्ट जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके एक हफ्ते के बाद 7 दिन गिन के ये वाला बैच मेंस का शुरू हो जाएगा। ठीक है। 7 दिन मैं इसलिए लूँगा अपनी तैयारी के लिए कि मुझे पूरा प्रॉपर वो चार्ट वगैरह बना के देना रहेगा। ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन, क्योंकि मैं सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक वाइज आपको आंसर कराएगी, ताकि वो आंसर से ही आपका कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन भी हो जाए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं मेरी। बाकी आप लोग कमेंट करें और टेलीग्राम से जुड़े और मैसेज करके मुझे बताएं कि ये मतलब मेरा कैसा रहेगा। तो मैंने अभी तक ये सब सोच रखा है। बाकी मैं आपको जैसी भी चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो सब सीखने के बाद ही आप लोग ज्वाइन करें। जैसा भी रहेगा आप लोग कमेंट करके बताएं जरूर। ठीक है। तो खैर इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को सीखा जा सकता है, ये जन्मजात नहीं होते। नंबर 1 बात तो ये कि संवेगात्मक बुद्धि के घटक जन्मजात नहीं होते, इन्हें शिक्षा, बुद्धि, कौशल तथा योग व ध्यान से विकसित किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इसमें एग्जाम्पल्स क्या रहेगा
कि महात्मा गांधी बचपन से ही संवेगात्मक बुद्धि नहीं रखते थे, अपितु समय व अनुभव ने इन गुणों को विकसित किया। तो महात्मा गांधी आपको पता है कि मतलब काफ़ी घर से पढ़े बड़े आदमी थे, दीवान थे इनके पिता, और ये विदेश जाके पढ़े थे, तो संवेगात्मक बुद्धि इनका मतलब अंग्रेज़ों के प्रति वो नहीं था। बाद में जब जैसे जैसे उनके जीवन के अनुभव हुए और समय बदला, अफ्रीका गए, वो सब चीज़ें हुई आपको पता ही है, तो वहाँ से उन्होंने अपने अंदर संवेगात्मक बुद्धि उसके गुण जो है वो डेवलप किए। फिर एक एग्जाम्पल आप देंगे मदर टेरेसा का, कि मदर टेरेसा के भावनात्मक समझ में मुख्य रूप से करुणा व सहानुभूति जैसे गुण प्रमुख थे, जो उनके द्वारा आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा से अर्जित किए गए थे। तो आपको पता है जब भी करुणा का एग्जाम्पल आएगा आप मदर टेरेसा जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। और करुणा और सहानुभूति इनके और सहानुभूति नहीं बल्कि इनमें आप एम्पैथी लिख सकते हैं, मतलब समानुभूति की बात इसमें करेंगे, जो उनके द्वारा आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा से अर्जित किए गए थे। एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि राजस्थान के बिश्नोई समाज में पर्यावरण के प्रति संवेगात्मक समझ उनके परंपरागत संस्कृति में शामिल है तथा नई पीढ़ी भी उनका अनुसरण कर रही। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि राजस्थान के बिश्नोई समाज में पर्यावरण के प्रति संवेगात्मक समझ उनके परंपरागत संस्कृति में शामिल है तथा नई पीढ़ी भी उनका अनुसरण कर रही। ठीक है, तो अगला है प्रशासनिक नेतृत्व के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भावनात्मक समझ जो है वो प्रशिक्षण के द्वारा भी सिखाई जा सकती है, जिसमें एक प्रशासक द्वारा स्वयं की भावनाओं का प्रबंधन करते हुए, तो प्रशासक की स्वयं की भावनाएं आपको पता बहुत मायने रखती हैं, प्रबंधन करते हुए विकट परिस्थिति में साहस व नेतृत्व का गुण अहम है। अब एग्जाम्पल उदाहरण आप देंगे अजीत डोभाल व सत्येंद्र नाथ दुबे का, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है प्रशासनिक नेतृत्व अगर बात आई, जहाँ पे भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आएगी, वहाँ पे आप अजीत डोभाल और सत्येंद्र नाथ दुबे का एग्जाम्पल देंगे। ये सारी चीज़ें कैसे आपको यूज़ लेनी है आप ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है, अब विपक्ष में अगर हम तर्क की बात करें तो कुछ विद्वान संवेगात्मक समझ को जन्मजात प्रतिभा मानते हैं। ठीक है, तो ये विपक्ष में तर्क है कि मतलब इसको आप अर्जित नहीं कर सकते, जन्मजात होती है। जैसे अलग अलग व्यक्तियों की सोच, परिवार, समाज व संस्कृति में संवेगात्मक समझ का स्तर अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता है हर व्यक्ति की संवेगात्मक परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सोच अलग होती है। ठीक है, फिर अगला है साक्षरता व निरक्षरता के अनुसार संवेगात्मक समझ का स्तर जो है वो डेवलप होता है। तो ये इसके कुछ विपक्ष में तर्क हो गए। अब इसका हम कंक्लूजन क्या करेंगे कि अतः कहा जा सकता है कि संवेगात्मक समझ एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति में कौशल, नेतृत्व व प्रबंधन जैसे गुणों का विकास कर राष्ट्र हित में उपयोग में लाया जा सकता है। यही बात शुरुआत के मतलब क्वेश्चन में कही गई थी। आप यही दिखाएंगे अंततः कि जब आप व्यक्ति में कौशल करेंगे, नेतृत्व करेंगे, प्रबंधन जैसे गुण, इसका विकास जब आप करेंगे किससे, संवेगात्मक समझ से या संवेगात्मक बुद्धि से, तो फिर उससे जो है राष्ट्र हित में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। तो यही बात हमने खत्म करके इस आंसर को समाप्त किया। ऐसा आंसर इस तरह से चीज़ों को बना के आप लिख के आएंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये एक मिनट, तो इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो हमारा एथिक्स का पेपर है, और जब मैंने अभी आपसे बात करी उसकी अपने कोर्स की, तो उसमें मैंने आपको बताया कि मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को कराऊंगा। और उसमें ना है आपको मतलब ये थोड़ा प्रमोशनल लग रहा होगा, मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूँ, प्रमोशनल जैसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कभी कुछ इस टाइप का लॉन्च ही नहीं किया। पर मेरा मानना ये है कि मैं मतलब मेंस की आपको बहुत अच्छी तैयारी करा सकता हूँ, इतनी अच्छी कि आपके ना सिर्फ मतलब मेंस क्वालिफाई होगा, बल्कि आपका सिलेबस पूरा कवर होगा। और मेरा मेंस कराने का मतलब ये रहेगा कि आप लोग ना पूरा मेंस निकाल लेंगे, उस तरह का मेंस आपको कराया जाएगा बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, मतलब और आपकी रैंक भी अच्छी आएगी, क्योंकि कौन कौन से मतलब आंसर किस तरह के, एग्जाम्पल किस तरह के, फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह यूज करके कम समय में अच्छा इफेक्टिव आंसर आप लिखिए, जहाँ से आपकी रैंक तक आएगी। तो मैं मतलब बहुत बड़े बड़े जो भी मैथमेटिक्स टाइप के लोग हैं यहाँ पे, आपको पता ही होगा, उनके मॉडल आंसर आप देखिए, जो भी पूरी गाइड वगैरह आपको दे देते हैं। मॉडल आंसर इतना लंबा रहता है, मतलब उसको आप अगर पेन से लिखोगे ना तो 4-5 पन्नों में चला जाएगा। उस मॉडल आंसर को कोई मतलब नहीं रहता है, वहाँ पे ना उनकी भाषा भी संस्कृत क्लिष्ट वाली नहीं होती है। ठीक है, तो आपका अच्छी भाषा हो और सिंपल सा उसमें रहे। जैसे बहुत सारे मैं आपको जब बताऊंगा ना मेंस मतलब कराऊंगा, तो उसमें मैं आप सबको बहुत सारे की टर्म दूंगा कि ये आप 25-30 टर्म यूज करें जो आप कंक्लूजन में डालेंगे। तो ये जीएस आपको 20-20 टर्म में दे दूंगा, जो आपके जैसे GS1 के लिए 20, GS2 के लिए 20, उन टर्म को रट लें, आप उसको कंक्लूजन में एज इट इज डाल के आएँ, आपको अच्छा खासा नंबर बूस्ट हो जाएगा एक एक पेपर में 20-20 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा जब वो चीज़ शुरू करूंगा। तो अभी तो हम इसको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग जैसा डिमांड करेंगे उस हिसाब से चीज़ों को आगे रखा जाएगा। तो हमारा अगला आज का क्वेश्चन है
कि बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों, विवेचना करना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये यूपीएससी के आज मैंने क्वेश्चन लिया, और आप याद रखें अब जो आपका यूपी पीसीएस है वो मतलब इसी ढर्रे पे चल रहा है। आपने पीसीएस का प्रीलिम्स देख लिया कि यूपीएससी के ही मार्ग पे चला, तो अब मेंस भी उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन तो उसमें आते ही हैं, एथिक्स में कोई उसमें खास अंतर भी नहीं है, ठीक है। तो बुद्ध की शिक्षाएं वर्तमान में क्या प्रासंगिक है, इस पर आपको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि दुनिया को अपने विचारों से नया मार्ग, जिसको कि मध्यम मार्ग कहते हैं, उसको दिखाने वाले महात्मा बुद्ध भारत के एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक व बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो ये आपने इंट्रो इतना लिख दिया कि बुद्ध धर्म की क्या मतलब बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे वो कौन थे। अब बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं, इस तरह से आप एरो बना के लिख दें। एक तो सत्य है, पर्यावरणीय नैतिकता भी बुद्ध ने दिखाई, नेतृत्व दिखाया, नैतिकता दिखाई, साहस, अहिंसा, संवेदनशीलता, करुणा, पर्यावरणीय नैतिकता। तो बुद्ध की शिक्षाओं में इतनी चीज़ों को आप ऐसे ही गोला बना करके लिख सकते हैं। अब वर्तमान समय में प्रासंगिकता बतानी है, ठीक है। तो बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता क्या है, नंबर 1 पॉइंट क्या है कि बुद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार आत्मदीपोभव, या इसी को कोई कोई अपदीपोभव भी बोलता है, कि आत्मदीपोभव अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, नैतिक द्वंद्व की स्थिति में निर्णय लेने में सहायक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसमें आप एग्जाम्पल ज़रूर गौतम बुद्ध के देंगे, लेकिन जब आप आंसर में उदाहरण दे रहे होंगे, मतलब एग्जाम्पल नहीं, मतलब गौतम बुद्ध की बात हो रही होगी, तो उसमें जब आप एग्जाम्पल दे रहे होंगे तो वो हमेशा एथिक्स वाले टर्मिनोलॉजी से प्रेरित होना चाहिए। इसमें आप ये नहीं कि एग्जाम्पल में आप हिस्ट्री वाला देने लग जाएं, एग्जाम्पल में आप वो देवदत्त और चंद्रगुप्त की देवदत्त और उनकी कथा सुनाने लग जाएं, ठीक है। ये गौतम बुद्ध वाली जो हुई थी, हंस जो भी चिड़िया था, जो पक्षी था हंस, उसका जो उन्होंने निकाला था, फिर कहा था मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता, वो सब कथा नहीं लिखनी है इतिहास की, ठीक है। आपको क्या लिखना है कि एथिकल टर्म आने चाहिए, जैसे नैतिक द्वंद्व, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। सोशल डिलेमा कई बार आता है, सामाजिक द्वंद्व आता है, ठीक है। तो जब भी आप नैतिक द्वंद्व में फंसेंगे तो वहाँ पे निर्णय लेना जो होता है, उसमें आपका ये सिद्धांत उनका काम आएगा, अपदीपोभव, कि अपना आप प्रकाश स्वयं बने, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है आप उसको सुने, उसको अमल करें, ठीक है। मतलब एक कहावत है इंग्लिश में ना कि बी योर लाइट योर सेल्फ, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ यू मे बी कंफर्टेबल विद द होल वर्ल्ड। तो उस वाली अवधारणा को ये बात बुद्ध का ये कोटेशन प्रेरित है, मतलब उसको आगे बढ़ाता है। अब अगला पॉइंट हमारा है कि बुद्ध का सिद्धांत व्यक्ति को सत्य व अहिंसा का मार्ग दिखाता है, जो व्यक्तिगत जीवन में, रिश्तों में विश्वास तथा सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता में वृद्धि और जीवों के प्रति संवेदनशील बनाता है, ठीक है। तो बुद्ध का जो सत्य और अहिंसा का मार्ग है, वो व्यक्तिगत जीवन में जब आप सत्य हिंसा नहीं करेंगे, सत्य पर चलेंगे, तो व्यक्तिगत जीवन में आपके रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, सार्वजनिक जीवन में आपके पारदर्शिता बनेगी, जवाबदेहिता में वृद्धि होगी और जीवों के प्रति संवेदनशीलता आएगी। तो देख रहे हैं आप कि जवाबदेहिता में वृद्धि, व्यक्तिगत जीवन में विश्वास, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, ये सारे एथिकल टर्म है, आपके एथिक्स के सिलेबस में ये टर्म दिए हुए हैं। जब आपने आंसर में आप इनको कोट करेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर अगला है हमारा पॉइंट कि बुद्ध का सिद्धांत रूढ़िवादिता को नकारते हुए तार्किकता पर बल देता है। जैसे आज संपूर्ण विश्व में आतंकवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता आदि हावी है, जिसके पीछे मूल दार्शनिक समस्या यही है कि कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समाज व देश अपने दृष्टिकोण से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आपको पता है जो भी आज विश्व में जो है वो आतंकवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता है, उसके पीछे क्या कारण है कि हर व्यक्ति अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर समाज, हर देश अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है, दूसरे को सब कमतर आंकते हैं। इसी कारण ये सब हो रहा है। तो बुद्ध ने तार्किकता को बल दिया और कहा कि तर्क संगत जो सही है उसको सही माना जाए। तो बुद्ध की ये बात कितना जायज़ है आज के समय में, ठीक है। अब अगला हमारा पॉइंट है कि महात्मा गांधी का संपूर्ण मानवता के प्रति दृष्टिकोण, मदर टेरेसा का कुष्ठ रोगियों के प्रति करुणा व सेवा भाव तथा बाबा प्रकाश आमटे का जीवों के प्रति सेवा भाव आदि में बुद्ध की शिक्षाएं प्रासंगिक नजर आती हैं। तो कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि जो महात्मा गांधी का संपूर्ण मानवता के प्रति दृष्टिकोण है, मदर टेरेसा ने जो कुष्ठ रोगियों के लिए किया, पर बाबा प्रकाश आमटे ने जीवों के लिए किया, ठीक है, वो सब बुद्ध से ही प्रेरित है। फिर अगला है बुद्ध का कर्मवादी सिद्धांत मानव के सतत व समावेशी विकास को आधार प्रदान करता है। कितना बढ़िया बात है। तो बुद्ध ने जो कर्म का सिद्धांत दिया वो आजकल जो सतत विकास पे बहुत बात हो रही है, सतत समावेशी विकास, उसको आधार प्रदान करता है। तो ये सारी बातें इन्होंने, मतलब आप लिख सकते हैं कि बुद्ध की वर्तमान में शिक्षाएं कैसे प्रासंगिक हैं। अब इस आंसर के सहारे आप महात्मा गांधी की शिक्षाएं आपसे पूछ लिख सकते हैं, महावीर की पूछ लें, तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। हालांकि अब इसमें आप लिखेंगे कि हालांकि बुद्ध के कुछ ऐसे विचार भी हैं जो वर्तमान में अप्रासंगिक नजर आते हैं। अगर आप इस बात को नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ऐसा मान लिया जाएगा कि आप
एक तरफा हो गए कि एकदम मतलब बुद्ध को ही सब कुछ मान लिए, उनके सारे विचार एकदम 100% प्रासंगिक हैं। तो आप लास्ट में चलते चलते 2 लाइनों में इसको समझा के छोड़ सकते हैं कि हालांकि बुद्ध के कुछ ऐसे विचार भी हैं जो वर्तमान में अप्रासंगिक हैं, जैसे दुखों से बचने का एकमात्र उपाय सुखों की लालसा छोड़ना व महिला अधिकारों के प्रति संकुचित विचार आदि। तो आपको पता ही है कि दुखों से बचने का एकमात्र उपाय सुख की लालसा छोड़ना, ऐसा बुद्ध ने कहा था। इसके अलावा महिला अधिकारों के प्रति जो है वो बुद्ध का विचार बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं था। हालांकि उस समय का अपना समाज था और कोई भी व्यक्ति अपने समाज से आगे जा करके और कितना आगे जा करके सोच सकता है, उसकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। वही बात तुलसीदास जी पर भी लागू होती है, ठीक है। तो वो अलग मैटर हो जाता है, वो अलग बहस का विषय। लेकिन आप इन पॉइंट्स में, इन 2 पॉइंट्स के साथ अपनी इस बात को भी लिख सकते हैं, ठीक है। या कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए इस पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें तो उसमें इन चीज़ों को लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर आप कंक्लूड कर देंगे कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज अधिकांश वैश्विक समस्याओं का समाधान बुद्ध की शिक्षाओं में नजर आता है। तो वही उसी बात से कि वैश्विक समस्याएं और बुद्ध का समाधान, उसको आप कंक्लूड करके छोड़ देंगे। हालांकि मेरा इसमें मानना है कि 1-2 एग्जाम्पल जोड़े जा सकते हैं, ठीक है, चलते चलते मतलब इसमें, ठीक है। चूँकि लेकिन हालांकि मेन एग्जाम में क्या होता है, आप इतना भी लिख के आएंगे बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको इतना सब बना करके, क्योंकि मेन एग्जाम में समय की बहुत महत्ता रहती है, ठीक है। अब आज का हमारा चौथा और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें ये क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कि शक्ति की इच्छा विद्यमान है, लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का आपको परीक्षण करना है। तो आपका कथन क्या है कि शक्ति की इच्छा विद्यमान है, लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में इसका परीक्षण करना है आपको। ओवरऑल इन सारे जो प्रश्न या कोट लिखे होते हैं आपके एग्जाम में, इसको समझना बहुत बड़ी बात होती है। कि जैसे आप क्वेश्चन ये क्या समझा रहा है कि शक्ति की इच्छा विद्यमान है, दुनिया का हर देश, ये भारत को ले लें, आप चीन को ले लें, अमेरिका को ले लें। चीन ने अभी डीप फेक बना दिया, आप सबने सुना होगा। तो अमेरिका को टक्कर देने के लिए क्या उससे आगे निकल गया एआई में। तो ये शक्ति की इच्छा है कहीं ना कहीं हर देश की, लेकिन क्या ये अल्टीमेट है, ये अल्टीमेट ट्रूथ है ये शक्ति की इच्छा? नहीं। अगर आप इस शक्ति की इच्छा को विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से साधेंगे और उसे डायरेक्शन देंगे कि आप कितना भी तरक्की करें, कितना भी शक्ति अर्जित करें, लेकिन आप विवेक से ये काम करेंगे, नैतिक कर्तव्य उसके सिद्धांतों को पालना करेंगे, तभी आप जो है अच्छा, आपकी जो इच्छा शक्ति वो अच्छी हो सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का आपको परीक्षण करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं इस आंसर पे। तो इसका जो इंट्रो है वो क्या रहेगा कि एक ये है, मॉर्गेनथाउ एक विचारक हुए हैं, उनके अनुसार है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख आधार शक्ति की इच्छा है, जबकि महात्मा गांधी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार प्रेम और अहिंसा है। तो यहाँ पर आप जब 2 विचारकों को लिखेंगे और दोनों के दोनों विचारक एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे मॉर्गेनथाउ ने क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार शक्ति की इच्छा, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो, ठीक है। वर्तमान को आप इससे अगर उदाहरण देना चाहें तो जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और ट्रंप ने आते ही दुनिया के अलग अलग देशों पे, मैक्सिको, चाइना, कनाडा वगैरह पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। अभी वो यूरोपियन यूनियन और इंडिया पर भी लगा सकते हैं। तो ये सब दर्शाता है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं चीन के बनिस्पत सुपर पावर, यानी कि शक्ति की इच्छा उनकी है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, वो वाली बात जो है, ठीक है। तो मॉर्गेनथाउ का विचार जो है वो यहाँ पे लागू होता है। जबकि महात्मा गांधी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार प्रेम और अहिंसा है। अब आप लोगों ने अपनी जो भी एथिक्स की कॉपी बना रखी है उसमें मॉर्गेनथाउ का विचार और महात्मा गांधी का, दोनों को दोनों लिख लेना है। और जब भी इस मुद्दे पे कहीं भी बात हो रही हो, आपको चाहे ऐसे में यूज करना हो, ठीक है, या फिर आप जो वाक्य प्रयोग मुहावरे वगैरह करते हैं उसमें इन सबको नोट करते हुए चलिए। आपके पास कंटेंट, आप लोग पूछते हैं कि एथिक्स वगैरह में एग्जाम्पल वगैरह का कंटेंट कम क्यों पड़ जाता है, क्योंकि यही सब कंटेंट है जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होता है, ठीक है। अब इस आंसर पे अगला चलते हैं और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की इच्छा विवेकशीलता व नैतिक कर्तव्य से साधित व निर्धारित होता है, ठीक है, क्योंकि यही बात उसमें लिखी गई। अब इसके कुछ सकारात्मक पक्ष क्या हैं? जैसे शक्ति की इच्छा जो है वो विवेकशीलता व नैतिक कर्तव्य से साधित व निर्देशित होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। इसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं? जैसे भारत एक न्यूक्लियर शक्ति संपन्न राष्ट्र है, लेकिन नो फर्स्ट युद्ध नीति का पालन करता है। साथ ही भारत ने आज तक पहले किसी भी देश पर हमला नहीं किया है, क्योंकि विदेश नीति जो है भारत की वो बुद्ध व गांधीवादी विवेकशीलता व नैतिक कर्तव्यों से संचालित है। आपने इसके पक्ष में कितना शानदार एग्जाम्पल दिया भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी का, गांधी और बुद्ध की
विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य से इसके जोड़ा। ऐसे एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो एग्जामिनर के दिमाग में एकदम से क्लिक करेगा और अच्छे नंबर आपको देगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं सकारात्मक पक्षों में कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ एक शक्तिशाली संगठन है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विवेकशीलता व नैतिक कर्तव्य सिद्धांतों से संचालित है। ठीक है, जैसे यूएनए को मानव सेवा संबंधी कार्य, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूएन है, आपको पता होगा यूएन की अलग अलग एजेंसी हैं, चाहे यूएनएपी हो, फाओ हो, हमारा एफएओ जो एग्री फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अलावा जो यूएनएचआरसी है, ठीक है, जो मानवाधिकार वाला है इसका भाग। ठीक है, ये सब जो है यूएन के मानव सेवा संबंधी कार्य होते हैं। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, अभी जो गाजा फ़लस्तीन वगैरह में युद्ध चल रहा था, तो फ़लस्तीन में जो गाजा पट्टी में फ़लस्तीन का जो एरिया है उसमें कितनी एड इस यूएन के थ्रू भेजी जाती थी। ठीक है, अगला है भूटान की विदेश नीति शक्ति के बजाय नैतिकता पर आधारित है, इसीलिए भूटान हैप्पीनेस रिपोर्ट में सर्वोच्च पर है। तो ये 3-4 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी। नकारात्मक पक्ष, क्योंकि आपको तो दोनों पहलू दिखाने हैं। नकारात्मक पक्ष क्या है, नंबर 1 पॉइंट आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यूएसए की विदेश नीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अविवेकशील शक्ति प्रयोग। राष्ट्र हितों में, इससे क्या होता है कि राष्ट्र हितों में वृद्धि हेतु अनियंत्रित शक्ति का उपयोग होता है और किसी भी राष्ट्र पर हमला हो जाता है। ये इसके क्या है, मतलब जो शक्ति की इच्छा है उसके नकारात्मक प्रयोग लिखे जा रहे हैं। इसमें आप विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्यों को शामिल नहीं करेंगे, तब ये नकारात्मक पक्ष उभर करके आएंगे। दूसरा, उत्तरी कोरिया के शासक द्वारा न्यूक्लियर शक्ति का प्रयोग अन्य राष्ट्रों पर करने की धमकियां दी जाना। फिर तीसरा है चीन की विदेश नीति साम्राज्यवादी। आपको पता है चीन कैसे कैसे अपना साम्राज्य फैला रहा है, जिसमें वह साम्राज्य विस्तार हेतु अन्य राष्ट्रों पर हमला कर उसकी शांति भंग करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए डोकलाम वाला हमला। तो ये दोनों पक्ष दिखा करके अब आप इंट्रो करके कंक्लूड कर देंगे कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि शक्ति पर विवेकशीलता व नैतिक बंधन ना हो तो वह संपूर्ण मानवता के लिए संकट का कारण बन सकती है। तो ये इतने एग्जाम्पल जो हैं वो शानदार हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आप इस बात को कंक्लूजन करके ख़त्म कर सकते। तो ये आज हमने 4 क्वेश्चन देख लिए अपने एथिक्स के। थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई क्योंकि बीच बीच में मैंने अपना आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में बताया। बाकी आप सबकी जो भी राय हो आप सब कमेंट सेक्शन में बताएं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे बहुत सारे, मतलब मैंने लगभग 17-18 टॉपर्स की कॉपी डाल रखी हैं ताकि आप वहाँ से कर पाएँ। उसके अलावा मैंने आपको 2018 से लेकर के 23 तक के मेंस के कंप्लीट प्रश्न और उसके उत्तर दोनों डाल रखे हैं, अलग अलग कोचिंग्स के, इंग्लिश हिंदी दोनों में डाल रखे हैं। ठीक, मतलब मेंस का बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है और ये सारे भी जो मैं करा रहा हूँ अभी, इन सब के आंसर भी वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।